आरिफ के ऐसे खींचने से मान्या उसे देखने लगती है। दोनों अभी बहुत पास थे। मान्या ने उसके नीली आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को क्या चाहते हो तुम मुझसे? मान्या की बात सुन आरिफ स्माइल के साथ बोला, अंडस्को आपको मुझे आपके साथ सोना है। मान्या ने घूर के आरिफ को देखा जो एकदम जिद्दी बच्चों की तरह उसके ऊपर चढ़ गया था। मान्या ने कहा, अंडस्को ठीक है, जाओ सोफे में सोने। आरिफ ने मुंह बना के मान्या को देखा और बोला, अंडस्को इतना बड़ा बेड है, आप क्या बेड शेयर नहीं कर सकती? मैं तो छोटा सा हूँ, आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा, डोंट वरी। मान्या ने ऊपर से नीचे आरिफ को देखा और कहा, अंडस्को तुम 6 फुट के आदमी छोटे से हो। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया। मान्या ने उसकी हाँ देख हैरान रह गई। यार सच में उसके सामने ये आदमी उससे सफेद झूठ बोल रहा है। मान्या ने कहा, अंडस्को नहीं, परमिशन नहीं है, जाओ वहां सो। आरिफ ने सड़ा सा मुंह बना के मान्या को देखा जो उसे सोफे में सोने को बोल रही थी। ना चाहते हुए भी बेचारे पंडित को सोफे में सोने के लिए जाना पड़ा। आरिफ ने सोफे में तकिया लगाते हुए कहा, अंडस्को बहुत गलत कर रही है आप अपने पति के साथ। मान्या उसकी बात सुन हंसती है और कहती है, अंडस्को अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए अपने पति के साथ? आरिफ का मूड का तो मान्या ने अच्छी खासी खराब कर दी थी, इसलिए वो सोफे में लेटते ही बोला, अंडस्को कुछ नहीं, सो जाए। मान्या ने आरिफ को मुस्कुरा के देखा जो उससे नाराज होकर दूसरे तरफ मुंह करके सोया हुआ था। लेकिन आरिफ उसके पास अचानक क्यों आया, ये सवाल मान्या को कहीं न कहीं खटक तो रही थी। लेकिन मान्या ने ज्यादा नहीं सोचा और वो सो गई। वही मान्या के सोते ही आरिफ की आंखें खुल गई और वो उठ गया और सोफे में बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन वो बस मान्या को देखे जा रहा था। उसने अपना छुपा हुआ फोन निकला और उसमें से एक चिप निकली जो उसमें कनेक्ट थी, जिसे आरिफ ने अपने फोन से निकाल दिया और धीरे धीरे मान्या के पास आया और उसके बगल टेबल में रखे मान्या के फोन को उठा लेता है और फोन के लॉक को खोल लेता है और वो चिप को मान्या के फोन में लगा देता है, जिससे मान्या के फोन की सारी इंफॉर्मेशन उस चिप में कॉपी हो जाती है। आरिफ ने उसके फोन को देखा और एक तिरछी स्माइल के साथ फोन रख दिया। उसने उस चिप अब अपने फोन में लगाया और सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा। जहां उसे अरमान के साथ स्प्रेडशीट की चीजें भी मिली, उसे देख उसकी बाहें सिकुड़ गई। उसने मान्या को देखा जो आराम से सो रही थी, फिर अपने फोन को लेकर बालकनी में जाता है और किसी को कॉल करता है। दूसरे तरफ से आवाज आए, अंडस्को हेलो सर, आप इतने दिन बाद फोन किए, कहाँ हैं आप? आरिफ ने सर्द आवाज में कहा, अंडस्को अभी के लिए जहां भी हूं, कुछ काम कर रहा हूं, पर अभी तुम्हें मेरा एक काम करना है। दूसरे तरफ से आवाज आए, अंडस्को जी सर बोलिए। आरिफ ने कहा, अंडस्को मैं तुम्हें एक मेल भेज रहा हूं, तुम मुझे पता करके बताओ कि इन दोनों कंपनियों में पास्ट में ऐसा क्या रिश्ता था कि दोनों इतने साल कॉन्ट्रैक्ट में रहे। दूसरे तरफ से आवाज आए, अंडस्को ओके सर, कल सुबह तक आपका काम हो जाएगा। आरिफ ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। वो जैसे पीछे मुड़ा तो चौंक गया, क्योंकि मान्या हाथ बांधे उसे ही बिना कोई भाव के देख रही थी। मान्या ने उसे देख कहा, अंडस्को लगा लिए पता? आरिफ ने उसे देखा और एक स्माइल कर दिया। उसकी स्माइल इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी, मान्या को भी आरिफ को समझने में दिक्कत हो रही थी। आरिफ बड़ी खतरनाक आवाज में बोला, अंडस्को आपको सो जाना चाहिए था वाइफी जी। मान्या आरिफ की बात सुन बोली, अंडस्को तुम मुझ पर नजर रख रहे हो और बोल रहे हो मुझे सो जाना चाहिए था। आरिफ उसके पास आकर धीरे से मान्या को बोला, अंडस्को मैं वही कर रहा हूँ जो सामने वाला कर रहा है। मान्या ने आरिफ को देख सर्द आवाज में बोली, अंडस्को मैं सबको बचाने के लिए कर रही हूँ। तो आरिफ ने उसकी बातों को सुन बोला, अंडस्को और मैं आपको बचाने के लिए कर रहा हूँ। मान्या ने आरिफ को देखा और आंख बंद कर ली, क्योंकि वो आरिफ के इतने करीब थी कि उसकी वो खतरनाक आंखें अभी बस मान्या को ही देख रहे थे। मान्या ने अपनी आंखें खोली और आरिफ के आंखों में देखकर बोली, अंडस्को मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना था आरिफ कि तुम मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हें मैंने अपने लिए चुना था। आरिफ ने मान्या के कमर को पकड़ के खुद से चिपका के दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को तो आप क्या चाहती है कि मैं बस देखता रहूं कि आप मुसीबत में हैं और कुछ न करूं? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आरिफ ऐसा होने नहीं देगा। मान्या ने आरिफ को देखा और बोली, अंडस्को ये मेरी लड़ाई है आरिफ। आरिफ ने उसे देख कहा, अंडस्को नहीं, जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से ये हमारी लड़ाई है। इतना बोल आरिफ ने मान्या को देखा जो उसे ही बिना कोई भाव के देख रही थी। बिना बात के दोनों एक दूसरे को देख समझ रहे थे। मान्या ने आगे कहा, अंडस्को मत करो।
आरिव ने मान्या की ओर देखा, फिर उसे छोड़ के पीछे मुड़ता है और बाहर आसमान को देख कहता है, अंडस्को खेल उन्होंने शुरू किया था खत्म हम दोनों मिलकर करेंगे। इतना बोल वो मान्या को देखता है जो बिना भाव के उसे ही देख रही थी। अगली सुबह मानन विला में मोनिका अभी भी भूखे प्यासे माया के पास बैठी हुई थी, लेकिन उसे और प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पानी लेने नीचे हॉल में जाती है और डाइनिंग टेबल में से एक पानी का जग उठाती है और ग्लास में भरकर पीने लगती है। तभी उसे टेबल पर कुछ फ्रूट्स दिखते हैं जिसे देख उसकी भूख बढ़ जाती है, लेकिन वो लेती नहीं है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आए, अंडस्को अगर आपको भूख लगी है तो आपको खा लेना चाहिए। मोनिका ने पीछे देखा, वहां कोई और नहीं माही थी जो उसे ही देख रही थी। मोनिका उसकी बात पर ध्यान दिए बिना जाने लगती है तो माही उसके सामने आ जाती है जिससे मोनिका चिढ़ जाती है। वो बोली, अंडस्को हटो मेरे सामने से। माही ने कहा, अंडस्को हट तो हम जाएंगे, लेकिन शायद आपको अपनी जिद से हट जाना चाहिए। किसी गलत के लिए खुद को तकलीफ पहुंचना भी गलत ही होता है। माही की बात मोनिका के ऊपर से गुजर गया। उसने पूछा, अंडस्को क्या कौन गलत है? माही ने जवाब दिया, अंडस्को आपकी मोम। माही की बात सुन मोनिका गुस्से में आ गई और बोली, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को ऐसे बोलने की? माही ने कहा, अंडस्को जी जरूर हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं है सही को गलत बोलने की, इसलिए हम आपको सच से रूबरू करा रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके ऐसे भूखे रहने से जब आपकी मोम जागेंगी आपको शाबाशी देंगी? हमें तो लगता है उन्हें तो आपसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। माही की बात सुन मोनिका चौंक गई और हैरानी से माही को देखने लगी जो कल की आई भोली और मासूम बहू तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसलिए मोनिका ने कहा, अंडस्को तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? मोनिका का सवाल का माही ने जवाब दिया, अंडस्को हाँ हम आपकी मोम के बारे में बात कर रहे हैं। आप उनकी बेटी है, हमें नहीं पता वो आपके साथ कैसे बिहेव करती है, लेकिन हमने उन्हें युवराज जी के साथ व्यवहार देखा जो शायद किसी भी माँ का उसके बच्चे के प्रति तो बिल्कुल नहीं होता है। मोनिका गुस्से में माही को देख रही थी जिसे देख माही ने कहा, अंडस्को खाना खा लीजिएगा। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। वही ऊपर युवराज ये सब देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, अंडस्को अब ज्यादा दिन दूर नहीं, मुझे खुद को बचा के रखना होगा। इतना बोलते वक्त उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वही मोनिका गुस्से में माया के रूम में गई। उसने माया को देखा जो अभी भी सो रही थी। मोनिका अपनी मोम के पास आकर दुखी होकर देखने लगी और बोली, अंडस्को मॉम प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ, देखो सब आपके बारे में गलत बोलते हैं, वो युवराज की वाइफ भी आपके बारे में गलत बोलती है। ऐसा क्यों है मॉम? इतना बोल वो माया को देखने लगी और माया के हाथ को पकड़ के बोली, अंडस्को मॉम प्लीज जल्दी उठ जाओ मॉम। वो इतना ही बोली थी कि माया की चिल्लाने की आवाज आए, अंडस्को कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है? मोनिका माया की आवाज सुन चौंक गई और हैरानी से माया को देखने लगी जो अब उठ के बैठ गई थी। मोनिका बहुत खुश हुई और माया के गले लगते हुए बोली, अंडस्को मॉम आप उठ गई, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। माया मोनिका के ऐसे गले लगने से इरिटेट होकर बोली, अंडस्को अच्छा ओके ओके अब छोड़ो मुझे। मोनिका ने कहा, अंडस्को नो मोम आपको पता नहीं है इतनी दिन बाद आपको ऐसे होश में देख मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। माया अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वो बोली, अंडस्को मोनिका प्लीज अपनी जगह में बैठो। मोनिका माया की इतनी बेरुखी भरी आवाज सुन उदास हो गई और माया को देखने लगी जो खुद के बाल को ठीक कर रही थी। मोनिका ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को अब आपकी तबीयत कैसी है मोम? माया ने गुस्से से कहा, अंडस्को कैसी होगी, जब तक वो मान्या मेरे आंखों के सामने है तब तक मुझे चैन कहाँ मिलेगा। मोनिका माया की बात सुनती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी माया ने आगे कहा, अंडस्को और ये युवराज को भी पता नहीं क्या हुआ है, अब तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। मोनिका ने कहा, अंडस्को हाँ युवराज बदल तो गया, क्या वो त्रिशा के कारण तो नहीं बदला ना? मोनिका की बात सुन माया भी सोचने लगी। वो बोली, अंडस्को हाँ हो सकता है, वैसे भी वो त्रिशा से पागलों की तरह प्यार करता था तो इस हिसाब से युवराज का किसी और से शादी करके बदलना साफ बात है। मोनिका ने कहा, अंडस्को तो आप क्या चाहती है? माया ने सामने देखते हुए बेड से खड़ी हो गई और खिड़की के पास आते हुए बोली, अंडस्को त्रिशा हमें त्रिशा को वापस युवराज की जिंदगी में लाना होगा। मोनिका हैरानी से माया को देखने लगी और बोली, अंडस्को क्या, लेकिन आपको पता है कि युवराज की शादी हो चुकी है।
माया ने कहा, अंडस्को युवराज तो माही को देखता भी नहीं है और यही बड़ी बात है कि हम युवराज का मन फिर से त्रिशा की ओर कर सकते हैं। माया का प्लान मोनिका को कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वो अपने मोम की बात कहाँ टाल सकती थी। वो बोली, अंडस्को ओके मॉम, मैं त्रिशा से कांटेक्ट करती हूँ। माया ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वही मोनिका को पता नहीं क्यों बट इस बार का प्लान कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने पूछा, अंडस्को बट मोम, त्रिशा हमारी मदद क्यों करेगी? माया ने पीछे मुड़ के एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को क्यों नहीं करेगी? पैसा इंसान से वो चीज करवाता है जो वो करना भी नहीं चाहता। तो त्रिशा तो है पैसों की भूखी और युवराज की एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो ये सब करने में संकोच तो नहीं करने वाली है। माया की बात सुन मोनिका ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अब कर भी क्या सकती थी। वही युवराज अभी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी माही रूम के बाहर दरवाजे को नॉक करती है। युवराज बिना देखे अंदर आ जाने को कहता है। माही अंदर आती है और अपने प्यारी आवाज से पूछती है, अंडस्को क्या आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? युवराज माही की आवाज सुन चौंक जाता है और माही को देखता है जो उसे मुस्कुरा के देख रही थी, जिससे युवराज को माही से और डर लग रहा था। जब से उसे माही की सच्चाई पता चली थी, बेचारा उसे डरा डरा फिर रहा था। युवराज ने थूक निगलते हुए कहा, अंडस्को हाँ खाऊंगा न बाद में। माही ने ऐसे युवराज को देख परेशानी से पूछती है, अंडस्को क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है क्या? युवराज को मन हुआ कि हाँ वो बोल दे कि उसे माही को देख बहुत बड़ा वाला बुखार आ रहा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, अंडस्को नहीं तो तुम जाओ, मैं बाद में खाने आ जाऊंगा। माही ने युवराज को देखा और हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद युवराज ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, अंडस्को चलो बच गया, लेकिन मान्या मैं तुम्हें चढ़ूंगा नहीं, कहाँ फंसा दिया मुझे। इतना बोल वो बिन आंसू रोने लगा। वही मान्या के विला में आरिफ और मान्या शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आरिफ का फोन बजा। जो मान्या ने फोन दिया उसमें कुछ ट्रैक हो रहा था, जिससे मान्या ने पूछा, अंडस्को तुम्हारे फोन में कब से ये सब होने लगा? मान्या के सवाल सुन आरिफ मुस्कुरा के बोला, जब वाइफ ऐसी हो तो उसके सेफ्टी के लिए मुझे कुछ तो करना होगा ना। मान्या ने आरिफ की बात सुन मुंह बिगाड़ा और कहा, अंडस्को तुम तो मुझे छोटी बच्ची जैसे ट्रीट कर रहे हो, भूलो मत पंडित वो मैं ही हूँ, इस बड़े से शहर बेंगलो की माफिया क्वीन। आरिफ मान्या की बात सुन बोला, अंडस्को होंगी, लेकिन मेरे नजर में आप कुछ और ही है। मान्या ने आरिफ की बात सुनी तो टेबल से उठ गई और सोफे की ओर जाते हुए बोली, अंडस्को क्या हूँ मैं तुम्हारी नजर में? आरिफ मान्या के पास जाते हुए बोला, अंडस्को बस यूं समझ लीजिए कि आप बहुत कीमती है मेरे लिए। मान्या आरिफ की बात सुन शर्मा गई। वो जल्दी से सोफे से उठ के बोली, अंडस्को हाँ हाँ बहुत हो गई बातें, चलो काम पर मैं देख रही हूँ। हाँ तुम काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे ऐसे बोल मान्या घर से निकल गई। वही आरिफ हंसते हुए बाहर आया, जहां मान्या अपने कार में बैठी उसका वेट कर रही थी। आरिफ भी उसके साथ बैठ गया। बैठते ही मान्या उसके ऊपर झुनकी और आरिफ के होठों पर किस कर लिया। ऐसे सदन किस से आरिफ चौंक गया, बेचारा संभल पाता उससे पहले ही मान्या अपने जगह में बैठ चुकी थी। आरिफ ने हैरानी से मान्या को देखा, जैसे पूछ रहा हो, अंडस्को ये क्या था? मान्या अपने पहले वाले अवतार में आ गई थी। वो बोली, अंडस्को सीट बेल्ट लगाओ और मुझे घूरना बंद करो। आरिफ की हैरानी और बढ़ गई। मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडस्को तुम्हारी गुड मॉर्निंग किस थी, अभी दे दिया, बाद में मुझसे मांगते इसलिए अभी मैंने दे दिया, और ज्यादा डिमांड नहीं, जितना मिला है उसमें खुश रहो ओके। आरिफ तो मान्या की बात सुन हैरान था। बेचारा खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि मान्या उसके ऊपर फिर से झुकी, जिससे आरिफ की आंखें जैसे बाहर आने को थी। मान्या ने सीट बेल्ट लगाया और बोली, अंडस्को आराम से बैठो और सामने देखो, वरना ये न हो जाए कि मेरा तुम्हें देखकर मूड बदल जाए। आरिफ मान्या की बात सुन घबरा गया और सामने देखने लगा। बेचारा चाहे जितना भी मिस्ट्रियस आदमी हो, लेकिन अपनी माफिया बीवी से डरता तो बहुत था, क्योंकि उसकी बीवी अचानक क्या कर दे किसी को नहीं पता। मान्या ने कार स्टार्ट की और दोनों ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट पहुंच गए। मान्या ने अपना मास्क तो खोल दिया, लेकिन आरिफ ने अपना मास्क पहन लिया। पिछले बार उसके चेहरे के कारण जो कांड हुआ था वो बेचारा भूला नहीं था। वो जैसे कार से उतरा तो किसी को देखकर फिर से कार में बैठ गया और खुद में ही बोला, अंडस्को ये यहाँ क्या कर रहा है? आरिफ ने परेशानी से खुद से ही कहा। वही आरिफ को फिर से कार में बैठते देख मान्या कंफ्यूज हो गई और बोली, अंडस्को अरे तुम फिर से कार में क्यों बैठ गए, उतरो कार से।
आरिफ ने चौंक के मान्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। सॉरी गाइस, आज का पार्ट इतना देर से देने के लिए, वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है सो लेट हो गया पार्ट देने में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक बाय एंड टेक केयर। आरिफ ने जैसे बाहर किसी को देखा तो हैरान रह गया और कार में बैठ गया और सोचने लगा, अंडस्को ये भाई का असिस्टेंट शौर्य यहाँ क्या कर रहा है। इसने मुझे देख लिया तो पक्का भैया को बोल देगा, और वो बोल दिया तो भैया यहाँ आ जाएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। क्या करो। वही आरिफ के फिर से कार में बैठने से मान्या हैरान रह गई और बोली, अंडस्को अरे फिर से कार में क्यों बैठ रहे हो, उतरो कार से। आरिफ ने मान्या को देखा, बेचारों जैसा शक्ल बना के बोला, अंडस्को वो क्या ना वाइफी जी, आज मेरी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। मान्या ने घूर के आरिफ को देखा और पूछा, अंडस्को रियली। आरिफ ने एक अच्छे से एक्टिंग करते हुए कहा, अंडस्को हाँ वाइफी जी, आज पता नहीं क्यों सर चकरा सा रहा है। मान्या ने आरिफ को देखा फिर बोली, अंडस्को ओके चलो केबिन में आराम कर लेना। आरिफ ने ये सुना तो जल्दी से बोला, अंडस्को केबिन नहीं, क्या मैं यही कार में बैठकर आराम नहीं कर सकता। मान्या ने छोटी आंख करते हुए आरिफ को देखकर बोला, अंडस्को नहीं, ऐसी हालत में तुम कार में आराम करना चाहते हो, शांति से चलो अंदर, वहां आराम से रहोगे। आरिफ ने बेचारों जैसा मुंह बनाया, फिर उसने बाहर देखा जहां उसे शौर्य तो बिल्कुल नहीं दिखा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अंडस्को ओके वाइफी जी। इतना बोल वो कार से उतर गया। मान्या भी उसके साथ साथ उतर गई। आज ठंड कुछ कम थी और धूप कुछ ज्यादा निकली हुई थी। वो दोनों उस समय सनलाइट में एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। आरिफ के चेहरे पर मास्क था, लेकिन फिर भी उस दिन की तरह सब उन दोनों को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वो दोनों अंदर गए और मान्या ने आरिफ को केबिन में छोड़कर कुछ काम के अपने स्क्रिप्ट राइटर के पास चली गई। वही आरिफ आराम से मस्त सोफे में लेटा हुआ था। उसने अपने आप से कहा, अंडस्को इसे कहते हैं जिंदगी, और क्या चाहिए एक आदमी को, एक सुंदर सी बीवी और आराम की जिंदगी हो। इतना बोल वो हंसने लगा, तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उसने आलस में फोन उठाया और मैसेज देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वो कुछ सोच के एक डेविल स्माइल किया और फोन को साइड में रख दिया। मान्या अभी मीटिंग रूम में थी और कुछ लोगों से बात कर रही थी। ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट में न्यू और सबसे अच्छी स्क्रिप्ट्स क्या है और उनके सेटअप के बारे। मान्या के एक एम्प्लॉय ने कहा, अंडस्को मान्या मैम, आजकल एक्शन प्लस रोमांस मूवी बहुत बन रही है, क्या हम उसी टाइप के मूवी बनाएं? मिस्टर माथुर के पास उसका स्क्रिप्ट भी है। मान्या ने उस एम्प्लॉय को देखा जो चापलूस तो बहुत दिख रहा था। फिर उसने बगल बैठे उस स्क्रिप्ट राइटर को देखा जिसके दांत बाहर आए हुए थे और उसके चेहरे पर एक भद्दी सी मुस्कान थी। मान्या ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए कहा, अंडस्को और किसी के पास कोई ढंग की आइडिया है? मान्या ऐसे उनको इग्नोर करता देख वो मोटा स्क्रिप्ट राइटर उस एम्प्लॉय को घूरने लगा जिसके खुद के तोते उड़े हुए थे। उसने धीरे से घबराते हुए उस मोटे राइटर को देखा। अपनी तरफ घूरता देख वो एम्प्लॉय ने मुंह मोड़ लिया तभी, और एम्प्लॉय ने मान्या को कहा, अंडस्को मैम, आजकल की मूवीज में सब मोटिवेट और कुछ थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी चाहते हैं, क्यों ना हम इसी किसी टॉपिक में फिल्म मेकिंग करें। मान्या को ये आइडिया अच्छा लगा। वो बोली, अंडस्को ओके ये अच्छा आइडिया है जय, हमारी ऐसी ही स्क्रिप्ट राइटर को बोलो लिखने के लिए। हमें वैसे भी फिल्म फेस्टिवल से पहले ही ये हमें फिल्म को रेडी करना पड़ेगा। मान्या की बात सुन जय ने हाँ में सिर हिलाया। वही वो राइटर और वो एम्प्लॉय बस मान्या का मुंह ताकते रह गए। मान्या काम करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाती है। तभी वो एम्प्लॉय को वो राइटर धमकाते हुए कहा, अंडस्को राजेश, तुम्हारे कारण में ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट लेकर आया अपनी स्क्रिप्ट लेकर, और यहाँ तो मेरी स्क्रिप्ट को देखा भी नहीं गया। वो एम्प्लॉय जिसका नाम राजेश था वो डरा सहमा बोला, अंडस्को नाकिर सर मैं क्या करूँ, मान्या मैम बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। नाकिर ने कहा, अंडस्को मुझे फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझसे पैसे लिए हैं और तुझे ये स्क्रिप्ट को मूवी बनानी ही पड़ेगी। राजेश ने कहा, अंडस्को लेकिन सर। नाकिर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बोला, अंडस्को तूने अगर ऐसा नहीं किया तो ये खबर फैल जाएगी कि तूने ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट के कुछ स्क्रिप्ट के कॉपीराइट बेच दिए हैं। राजेश ये बात सुन डर गया, क्योंकि ब्लूबेरी कंपनी का वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में था। वो और दूसरे स्टेट्स में कुछ पैसों के लिए बहुत से राइटर को डरा धमका कर उसने बहुत से स्क्रिप्ट्स बाहर बेच दिए थे, वो भी इनलीगली।
अगर मान्या को इसके बारे में पता चला तो राजेश का करियर खत्म है, क्योंकि मान्या से पंगा लेना फिल्म इंडस्ट्रीज में एक गुनाह माना जाता था, क्योंकि जिसने भी मान्या को प्रोवोक किया है मान्या ने उसे बर्बाद किया है, और राजेश तो उसी की कंपनी का एक एम्प्लॉय था, तो मान्या से पंगा अगर उसने लिया तो वो क्या कर सकती है उसके साथ कोई सोच भी नहीं सकता। वही नाकिर ने आगे कहा, अंडस्को अगर तूने मेरी स्क्रिप्ट्स को नहीं लिया तो तू वो स्क्रिप्ट्स को भी आगे नहीं बढ़ने देगा और पूरी मूवी मेकिंग को बर्बाद करेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा बहुत से राज मुझे पता है बाबू। राजेश का इतना सुनना था उसके कान खड़े हो गए, बेचारा बुरा फंसा था, उसे नाकिर से हाथ ही नहीं मिलना चाहिए था। वो मान्या से पंगा क्या उसके नजर में भी नहीं आना चाहता था, लेकिन अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसका करियर ये नाकिर खत्म कर देगा। वही नाकिर ने धमकी देकर चला गया, लेकिन राजेश बुरी तरीके से फंस गया। वही दूसरी ओर आरिफ आराम से मान्या के केबिन में सोफे में लेटा हुआ था। तभी मान्या अंदर आए और देखी आरिफ सोफे में लेटा हुआ। वो उसके पास गई और पूछी, अंडस्को क्या तुमने लंच किया? आरिफ चौंक के उठ गया, क्योंकि वो सोफे में पेट के बल लेटा हुआ था और फोन चला था। वही आरिफ को चौंकते देख मान्या ने कहा, अंडस्को ऐसे चौंक क्यों रहे हो, मैं ही हूँ। आरिफ ने कहा, अंडस्को नहीं ऐसा नहीं है, वो इतनी देर से केबिन कोई आया नहीं इसलिए थोड़ा चौंक गया था। मान्या ने हैरानी से पूछा, अंडस्को क्या केबिन में कोई नहीं आया? आरिफ ने न में सिर हिला दिया। मान्या ने गुस्से में, अहान को कॉल करती है, अंडस्को कहाँ हो तुम? अहान जो फोन के दूसरे तरफ से बात कर रहा था वो बोला, अंडस्को मैम मैं अभी एक बड़े क्लाइंट को आपके पास ही लेकर आ रहा था, लेकिन आप कॉन्फ्रेंस रूम में थी तो मैं उन्हें ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट का टूर करवा रहा था। अहान की बात सुन मान्या चिढ़ गई और बोली, अंडस्को मैंने तुम्हें क्या काम दिया था और तुम क्या काम कर रहे हो? हाँ, अहान ने कंफ्यूजन में पूछा, अंडस्को मैम कैसा काम? मान्या जब ये सुना तो गुस्से से बोली, अंडस्को तुम्हें मैंने आरिफ के लिए मेडिसिन लाने कहा था, क्या तुम फिर से भूल गए? अहान को अचानक से याद आया, फिर वो जल्दी से बोला, अंडस्को ओह सॉरी मैम मैं भूल गया, आई एम सॉरी मैम। मान्या को अहान के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो आरिफ पर भड़कते हुए बोली, अंडस्को तुम आजकल अपना काम बहुत भूल रहे हैं हो, आई थिंक तुमने काम से ब्रेक चाहिए। अहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को नो नो मैम मैं अभी सर के लिए मेडिसिन ले आता हूँ। मान्या ने कहा, अंडस्को कोई जरूरत नहीं, तुम ब्रेक ले लो काम से। अहान ने परेशान होते हुए कहा, अंडस्को मैम मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, मैं अभी आता हूँ वहाँ। इतना बोल वो फोन कट कर देता है। वही पास खड़ा व्यक्ति बोला, अंडस्को कोई प्रॉब्लम है मिस्टर अहान? अहान ने सामने देखा और रोने जैसे मुंह बना के बोला, अंडस्को नहीं मिस्टर शौर्य, बस मैम गुस्सा हो गई, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब है और मुझे मेडिसिन लेने के लिए कहा गया था लेकिन मैं भूल गया। शौर्य बेचारे अहान का दुख समझ सकता था, वो बोला, अंडस्को ये सब बॉस होते ही ऐसे है, अपने असिस्टेंट सारा काम कराते हैं, आप दुखी मत होइए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ आपकी मैम को मानने, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं से साइन करवाना है मुझे। अहान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, अंडस्को जल्दी चलते हैं वरना मैम हमें बहुत अच्छा वाला पनिशमेंट देंगी। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया, दोनों जल्दी से। और वो दोनों जल्दी ही मान्या के केबिन की ओर बढ़ गए। वही आरिफ अपनी बीवी का गुस्सा शांत करवा रहा था, वो बोला, अंडस्को वाइफी जी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सही नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडस्को नहीं तुम्हें खानी पड़ेगी, बाद में और तबीयत खराब हो गई तो और प्रॉब्लम होगा। आरिफ ने अपना सिर पीट लिया। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और अहान अंदर आया। मान्या ने अहान को गुस्से में देखा और कहा, अंडस्को अब क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। अहान ने मुंह को छोटा करते हुए कहा, अंडस्को सॉरी मैम मैं बस मिस्टर शौर्य को हमारी कंपनी दिखा रहा था। शौर्य का नाम सुनते ही आरिफ के कान खड़े हो गए और हैरानी से देखने लगा जहां अहान के साथ शौर्य भी खड़ा था, जिसे देख उसके पसीने छूटने लगे। वो खड़ा हो गया। वही मान्या ने पीछे शौर्य को देखा और हाँ में सिर हिला के बोली, अंडस्को ओके तुमने नायर इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंट लोगों को तवज्जो दिया है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। शौर्य जो बेचारा सोच रहा था कि मान्या से कैसे बात करे, वो नायर इंडस्ट्रीज सुन खुश हो गया और जल्दी से आगे आकर मान्या से हाथ मिलाते हुए कहा, अंडस्को हेलो मिस मान्या, मैं मिस्टर अर्निव नायर का असिस्टेंट शौर्य। आरिफ जब ये सुन रहा था तो उसकी पसीने छूट रहे थे। उसके बड़े भाई का असिस्टेंट को उसकी वाइफ ने यहाँ क्यों बुलाया है? मान्या ने हाथ मिलाया और कहा, अंडस्को हेलो मिस्टर शौर्य प्लीज सीट डाउन।
शौर्य बैठ गया। वही आरिफ उसे देखकर लग रहा था कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। उसने जल्दी से कुछ बहाना सोचने लगा। वही मान्या ने शौर्य से बात करते हुए कहा, अंडस्को दिल्ली में आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और फिर आपकी ब्रांच बेंगलुरु में भी है, फिर भी आप हमारे इस कंपनी के साथ काम करना क्यों चाहते हैं? ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट ओनली फिल्म मेकिंग एंड न्यू आर्टिस्ट को ट्रेनिंग देकर लॉन्च करती है। शौर्य ने मान्या के बातों का बहुत कुछ सुन कहा, अंडस्को मिस मान्या, आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी बेंगलुरु की सबसे बड़ी कंपनी है और हमें पता है कि आपके कंपनी से निकले सब आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड होते हैं और हमें उनकी अभी जरूरत है। मान्या ने बड़े दिलचस्पी से पूछा, अंडस्को कैसी जरूरत? शौर्य ने कहा, अंडस्को मिस मान्या, इस बारे में सर आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। आरिफ सोचने लगा कि उसके भाई को मान्या की कंपनी आर्टिस्ट की क्या जरूरत पड़ गई। वो बड़े ध्यान से शौर्य के बातों को सुन रहा था। मान्या ने गहराई से सुना और कहा, अंडस्को ओके, मैं जल्दी मिस्टर आर्निव से मिलना चाहूंगी। आरिफ ने मान्या को देखा, तभी मान्या ने आरिफ को देखा और उसे कुछ याद आया। वो शौर्य से बोली, अंडस्को मिस्टर शौर्य, मैं आपको किसी से मिलवाना भूल गई। मीट माय हस्बैंड आरिफ। मान्या की बात सुन शौर्य जल्दी से पीछे मुड़ा। वही आरिफ मान्या के ऐसे सडेन बोलने से हैरान था। वो जल्दी से अपने चेहरे को छुपाने लगा। वही शौर्य आरिफ का नाम सुन हैरान था, वो इसलिए जल्दी मुड़ा। वही मान्या बिना कोई भाव के दोनों को देख रही थी, जैसे कि उसे तो शौर्य को आरिफ से मिलवाना ही था। आरिफ डोर के पास था तो शौर्य आरिफ को देख से ऑब्जर्व नहीं कर पाया। वो आगे जाने लगा तो आरिफ ने जल्दी से हाथ जोड़ के कहा, अंडस्को हेलो शौर्य जी, हमें माफ कीजिएगा, हमें अभी कहीं जाना है। वही शौर्य को आरिफ की आवाज बहुत अजीब लगी, वही उसके बोलने का तरीका भी। वही मान्या को आरिफ की बातें सुन उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। वही आरिफ ने मान्या से कहा, अंडस्को मैडम, मेरा मतलब वाइफी जी, मैं अपना काम करके आऊं। मान्या ने उसे देख कहा, अंडस्को क्यों नहीं, जाओ करके आओ। आरिफ को तो जैसे यही सुनना था, वो जल्दी से केबिन से निकला। वही शौर्य को आरिफ बड़ा अजीब लगा। उसने मान्या को देखा जिसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने स्माइल के साथ कहा, अंडस्को मेरे हस्बैंड पंडित हैं न, सो उन्हें जल्दी अनजान लोगों से मिलने में प्रॉब्लम होती है। शौर्य का दिमाग हैरानी से और कंफ्यूज से भर गया। सीरियसली, पहला तो उसे यहाँ आकर ये पता चला कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस की शादी हो चुकी है, वो बात भी उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन दूसरी बात, यहाँ उसका पति एक पंडित है, ये बात तो उसके गले से नहीं उतर रही थी। ऊपर से मान्या का हस्बैंड के देख शौर्य को अजीब लगा, उसकी पर्सनैलिटी उसे जाना पहचाना लगा। वही शौर्य का कंफ्यूज चेहरा देख मान्या ने कहा, अंडस्को अगर आपको मेरे हस्बैंड से मिलना है तो आप उसके पीछे जा सकते हैं। वही अहान हैरानी से मान्या को देख रहा था, उसकी मैम इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है शौर्य के साथ। वही शौर्य हैरानी से मान्या को देख रहा था, जिसके चेहरे पर तो मुस्कान थी लेकिन उसके इंटेंशन साफ थी कि वो तो शौर्य को आरिफ से मिलवा के ही रहेगी। वो बोला, अंडस्को ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मिस मानिया। मानिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। शौर्य वहां से चला गया, आरिफ को खोजने। वही मान्या हंसने लगी। अहान हैरानी से मान्या को देख रहे था, लेकिन मान्या बस रही थी। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को जो सच है वो मुझसे नहीं छुपता जान। वही आरिफ कैंटीन एरिया में था और आरिफ जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, क्योंकि बेचारे को शौर्य से बच के रहना था। क्योंकि शौर्य को पता चला तो वो उसके भाई को बताएगा और उसके भाई को पता चला कि उसका छोटा भाई अभी बेंगलुरु में है तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तभी उसे शौर्य आता दिखा। उसे देख आरिफ हैरान रह गया और वहां से जाने लगा। वही शौर्य ने भी आरिफ को जाता देख लिया था, वो भी उसके पीछे जाने लगा। दोनों को देख लग रहा था कि दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। आरिफ ने जब देखा शौर्य उसके ही पीछे आ रहा है तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वही शौर्य ने जब देखा आरिफ ने स्पीड बढ़ा दी है चलने की तो वो भी जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा दी। आरिफ ने देखा शौर्य अभी भी उसके पीछे है तो उसने अपनी चलने की स्पीड और बढ़ा दी। वही शौर्य ने भी देखा देखी आरिफ की तरह और अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी। आरिफ ने जब ये देखा तो वो भागने लगा। वही शौर्य ने आरिफ को भागते हुए देखा तो वो भी आरिफ के पीछे भागा। वो दोनों पूरे ऑफिस में भाग रहे थे और सब ऑफिस के स्टाफ हैरानी से दोनों को देख रहे थे। वही मान्या भी आरिफ और शौर्य का ये सीन अपने केबिन में बैठे देख रही थी, जिसे देख वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आरिफ भागते भागते मन में सोचा, ये शौर्य मेरे पीछे क्यों पड़ा। वही शौर्य सोच रहा था कि ये मिस्टर आरिफ भाग क्यों रहे हैं।
दोनों पूरे ऑफिस में भाग रहे थे तो ये कहूं कि आरिफ शौर्य से बच रहा था। तभी कुछ सोच के आरिफ रुक गया और उसके पीछे आ रहा शौर्य भी हौंफते हुए रुक गया। आरिफ भागते भागते रुक जाता है। वो अभी टेरिस में था क्योंकि वो भागते भागते वहां पहुंच जाता है। आरिफ भागते भागते रुक कर जाता है और सोचता है वो क्यों भाग रहा है, भाई है वो तो उसका भी बॉस, उसे वो ऑर्डर दे सकता है। और आरिफ को तो शौर्य का सीक्रेट भी पता था कि वो उसके भाई पर इंटरेस्टेड था और उसके गर्लफ्रेंड को अगर उसने ये बात बताई तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो रुक गया, वही शौर्य भी हौंफते हुए रुक गया। वही आरिफ कुछ सोच ही रहा था और अपना मास्क उसने उतार दिया। तभी शौर्य हौंफते हुए बोला, अंडस्को मिस्टर आरिफ, आप भाग क्यों रहे थे? मैं तो आपसे मिलना चाहता था। आरिफ पीछे मुड़ता है और कड़क आवाज में बोला, अंडस्को रियली तुम्हें मुझसे मिलना था? शौर्य हौंफते हुए ऊपर देखा तो हैरान ही रह गया और बोला, अंडस्को आरिफ सर। आरिफ स्टाइल से खड़ा गया। शौर्य तो हैरानी से आरिफ को ही देख रहा था। वो बोला, अंडस्को सर आप यहाँ क्या रहे हैं? आपको कब से मैम और सर खोज रहे हैं और आप बेंगलो में हैं। आरिफ ने उसे देख कहा, अंडस्को और मैं बेंगलो में हूँ, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे समझे? शौर्य ने हैरानी से पूछा, अंडस्को क्यों सर? आरिफ ने कहा, अंडस्को क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने ऐसा किया न तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। शौर्य डर गया और बोला, अंडस्को ओके ओके सर, बट आप यहाँ इस कंपनी में क्या कर रहे हैं? आरिफ ने बुरा सा मुंह बना के बोला, अंडस्को मेरी वाइफ की ऑफिस है तो यही रहूंगा ना मैं। शौर्य को याद आया कि वो मानिया के हस्बैंड के पीछे आया था तो बहुत ज्यादा शौक हो गया और बोला, अंडस्को सर आपने शादी कर ली, कब, कैसे और क्यों? आरिफ ने एक गहरी सी सांस ली और बोला, अंडस्को बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। शौर्य ने कहा, अंडस्को बट सर अभी अगर मैम को पता चला आपने बिना बोले शादी कर ली है तो बहुत बड़ा बवाल होगा। आरिफ ने कहा, अंडस्को पता है मुझे, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए अपना प्लान बना लिया है। बस तुम्हें अभी भाई को मेरे यहाँ होने और शादी की बात नहीं करोगे तुम, वरना तुम जानते हो कि मैं महक को तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम। शौर्य ने जब ये सुना तो वो घबरा गया। आरिफ के आगे के सेंटेंस को कंप्लीट होने से पहले बोला, अंडस्को सर मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मेरी क्या सामत आए है जो आपके खिलाफ जाऊं। आरिफ बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को वेरी नाइस, गुड डिसीजन लिया तुमने। अब अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और दिल्ली में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि तुम्हें इस कंपनी की। शौर्य ने सीरियस होते हुए कहा, अंडस्को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और हमें मिस मानिया की जरूरत है इस काम के लिए। आरिफ गंभीर होते हुए कहा, अंडस्को कैसा काम? शौर्य ने आरिफ की बात सुन कहा, अंडस्को सर हमें कुछ प्रोफेशनल एक्टर चाहिए जिन्हें मास्टर आर्ट्स भी आते हो, क्योंकि दिल्ली के कुछ जगहों में हमें उनकी जरूरत पड़ेगी फॉर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आरिफ ने ये बात को गंभीरता से सोचते हुए कहा, अंडस्को हम तो हमारे पास जो डिटेक्टिव है उनका क्या? शौर्य ने कहा, अंडस्को हम डिटेक्टिव यूज कर सकते थे लेकिन वहाँ उन्हें एक्टिंग उतनी खास नहीं आती, इसलिए हमें ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी मिली कि यहाँ के आर्टिस्ट डिटेक्टिव की तरह काम भी करते हैं और उन्हें अच्छी मास्टर आर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आरिफ ने भी सोचा, फिर उसने पूछा, अंडस्को तुम्हें इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? शौर्य ने कहा, अंडस्को सर हमें एक ईमेल आया था और आर्निव सर ने भी ये पता लगाने के लिए मुझे यहाँ भेजा कि ये सच है कि नहीं। मैं पता लगाने के लिए बेंगलो आ गया लेकिन शक दूर करने के लिए मैं मिस्टर रहान के साथ ही कंपनी को विजिट भी किया, यही कारण से एंड मुझे लगा कि ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। यहाँ के आर्टिस्ट सच में बहुत काबिल लगते हैं। आरिफ ने गंभीर होते हुए कहा, अंडस्को तुमने जो आर्टिस्ट देखे हैं वो जूनियर है और अभी अभी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं। शौर्य हैरान रह गया और बोला, अंडस्को अगर वो न्यूली ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो सीनियर आर्टिस्ट कैसी होगी? आरिफ ने वहां से जाते हुए कहा, अंडस्को शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक। शौर्य ने भी उसके पीछे जाते हुए कहा, अंडस्को सर आप महान हो, आपकी वाइफ तो आपकी जितनी ही स्मार्ट है। आरिफ ने कहा, अंडस्को जितना तुम उससे स्मार्ट समझ रहे हो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो बच के रहना उससे। शौर्य थोड़ा घबरा गया लेकिन फिर उसने कहा, अंडस्को सर आपकी वाइफ है तो वैसी तो होंगी ही ना। आरिफ उसकी ये बात सुन हंस देता है। तभी आरिफ ने कहा, अंडस्को नीचे जाकर तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मुझे अभी ही मिले और जाने हो।
शौर्य ने फिर सोचा अंडस्को कि मान्या भी आरिफ को पंडित बोल रही थी। उसने पूछा अंडस्को सर मिस मान्या आपको पंडित क्यों बोल रही थी? आरिफ मुस्कुरा के कहा अंडस्को क्योंकि यहाँ मेरी आइडेंटिटी पंडित की है। शौर्य हैरानी से बोला अंडस्को क्या? सर आप फिर से अपना आइडेंटिटी छुपाए और न्यू भैंस में यहाँ है वो भी एक पंडित बनकर। आरिफ ने हाँ में सिर हिला दिया। शौर्य ने सोचा पता नहीं आरिफ सर को ये चीजें करना क्यों पसंद है। अगर उनकी वाइफ पता चल गया तो उनका हस्बैंड आरिफ एक पंडित न होकर एक इतना बड़ा आदमी है। उसने लाचारी से हाँ में सिर हिला दिया। तभी दोनों नीचे आ गए। वही मान्या सोच रही थी ये दोनों कहाँ गए। नीचे आते ही आरिफ ने फिर भागना स्टार्ट कर दिया। शौर्य ने हैरानी से आरिफ को देखा और वो भी उसके पीछे भागा। वही मान्या ने भी आरिफ। वो सोचने लगी आरिफ अभी भी भाग ही रहा है। वो भागते भागते सीधे मान्या के केबिन के अंदर चला गया और मान्या हैरानी से आरिफ को देखने लगी। वही शौर्य भी भागते भागते आया और केबिन में आकर रुक के हौंफने लगा। आरिफ मान्या के पीछे छुपकर बोला अंडस्को वाइफी जी ये कैसा आदमी है मेरे पीछे ही पड़ गया है। मैं बेचारा इससे बात ही नहीं करना चाहता। शौर्य ने हैरानी से आरिफ को देखा और सोचा अंडस्को ये आरिफ सर बोल क्या रहे हैं। मान्या भी हैरानी से आरिफ को देखने लगी और सोचने लगी कि ये क्यों इतना डर रहा है। तभी आरिफ ने इशारे से शौर्य को कहा कि वो प्रेजेंट करे। शौर्य समझ गया और मान्या से बोला अंडस्को मिस मान्या आई डोंट नो ये मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गए। मैंने तो इन्हें बस बात करनी चाहिए थी। मान्या उन दोनों को देख कंफ्यूज हो रही थी। वो सोच रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं भी कि नहीं। तभी आरिफ की आवाज आए अंडस्को वाइफी जी मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप इन्हें कंपनी से बाहर निकालो। शौर्य हैरानी से आरिफ को देख रही थी। वही मान्या भी हैरानी से आरिफ को देखने लगी। सीरियसली आरिफ बोल रहा है कि शौर्य जो नायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट है उसके असिस्टेंट को कंपनी से बाहर निकालने बोल रहा है। शौर्य बेचारा क्या ही बोलता। उसके सामने उसके सर के भाई खड़े थे और उनकी वाइफ भी। बेचारा अब करता तो करता क्या। लेकिन मान्या ने आरिफ से कहा अंडस्को नहीं आरिफ मिस्टर शौर्य नायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हम उनको ऐसे बाहर जाने नहीं बोल सकते हैं। शौर्य ने मान्या को ऐसे देखा जैसे कि वो एक मसीहा हो। तभी आरिफ ने कहा अंडस्को तो क्या हुआ इसने मुझे तंग किया है वाइफी जी और मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ। और वाइफी जी आप अपने हस्बैंड की इतनी सी बात नहीं मानेगी। मान्या आरिफ का चेहरा देखती है जो इतना ज्यादा भोला बनकर देख रहा था कि मान्या का दिल फिर से पिघल गया। उसने शौर्य को बिना कोई भाव के देखा। वही शौर्य जो मान्या को अभी मसीहा समझ रहा था वो अभी मान्या के ऐसी नजर देखकर बेचारे के पसीने छूटने लगी। वही आरिफ शैतानी मुस्कान के साथ शौर्य को देखा। वही मान्या ने शौर्य को देखा और कहा अंडस्को जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड आपसे अभी कितना परेशान है तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। शौर्य ने मान्या की इतनी ज्यादा सर्द आवाज सुनकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा अंडस्को क्यों क्यों नहीं मैं जल्द ही आपको नायर इंडस्ट्रीज में मिलता हूँ मिस मान्या। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अंडस्को जी जरूर मिस्टर शौर्य। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। वही अब मान्या आरिफ को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। मान्या उसे देख कहा अंडस्को तुम कब से किसी से डरने लगे। आरिफ ने उसकी बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोला अंडस्को जब से आपसे शादी हुई है तब से बेचारा मैं पहले कितना निडर था लेकिन आपके जैसे खतरनाक माफिया के साथ रहकर मेरे दिल जान में आपका डर बैठ गया है। आरिफ ने नाटक करते हुए कहा। मान्या उसकी पूरी नौटंकी देख रही थी और बोली अंडस्को बस करो इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। आरिफ मान्या की बात सुन हंस पड़ा। वही मान्या सोच रही थी कि आरिफ का रिलेशन नायर फैमिली से है कि नहीं लेकिन आरिफ तो कुछ और ही सोच रहा था। तभी मान्या ने कहा अंडस्को तुम यही केबिन में रहो मैं अभी आती हूँ। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया। वही मान्या बाहर आती है और रेहान को कॉल करती है। दूसरी तरफ से आवाज आए अंडस्को हाँ मैम। मान्या ने सीरियस होते हुए कहा अंडस्को नायर फैमिली की इंफॉर्मेशन कब देने वाले हो तुम। रेहान ने अपना सिर पीट लिया और कहा अंडस्को मैम आपको अभी भी लगता है आरिफ सर नायर इंडस्ट्रीज से कोई कनेक्शन है। मान्या ने कहा अंडस्को मैं बस जानना चाहती हूँ। रेहान ने कहा अंडस्को मैम मैंने आपको पहले भी कहा है नायर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रंजित नायर का एक ही बेटा है अर्निब नायर और वो अभी दिल्ली में है और रही उनके असिस्टेंट की तो आप उनसे मिल ही चुकी होंगी क्योंकि आपके कहने पर हमने उन्हें यहाँ से ऑफर दिया था।
मान्या ने कहा अंडरस्को हाँ मिल चुकी हूँ, पर दोनों का बिहेवियर कुछ अलग था। मुझे पहले लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। रेहान ने कहा अंडरस्को फिर भी आप फिर से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती है। मान्या ने कहा अंडरस्को हाँ अभी मुझे पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हुई है। रेहान ने गहरी सांस ली और ओके मैम मैं और छानबीन कर रहा हूँ। मान्या ने हाँ कहा और विंडो के बाहर देखने लगी। तभी उसे कुछ दिखा, वो उसे ध्यान से देखने लगी और हैरान रह गई। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो किसी कार में बैठकर वहां से जा रही थी। मान्या ये सब सिर्फ देखते ही रह गई। वो जल्दी से हरकत में और जल्दी से नीचे जाती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। वही आरिफ अपने फोन में वही इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था जो मान्या के कंपनी के बारे में नायर इंडस्ट्रीज में भेजा गया था। वो फोन उसका छुपा हुआ फोन में था और उसने वो फोन निकला जहां आरिफ ने मान्या के फोन से जो इंफॉर्मेशन निकली थी उसमें सेम वही इंफॉर्मेशन थी जो नायर इंडस्ट्रीज को भेजा गया था। आरिफ सोचने लगा अंडरस्को की मान्या को उस पर शक कैसे हुआ कि वो नायर फैमिली से कनेक्टेड है। फिर कुछ सोच के उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही दूसरी ओर मानन विला में माया पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और अपने रूम से वो बहुत दिनों बाद बाहर आई थी। वही बाहर माही लंच की तैयारी कर रही थी। तभी माया वहां पहुंची। माया जो खाना रख रही थी माया को सामने देख डर गई, वो पीछे हट गई। माया ठाठ से चेयर में बैठी और मीठी छुरी लिए जुबान से बोली अंडरस्को माही बेटा कैसी हो, इतने दिनों बाद देखा, अच्छी तो हो ना तुम। माही ने माया को देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन माया ने इस बार थोड़े कड़क आवाज में कहा अंडरस्को जवाब दो माही, जो मैंने पूछा। माही घबरा गई और बोली अंडरस्को जी जी ठीक हूँ। माया ने सुना तो मुस्कुरा दी और खाने की तरफ मुड़ के बोली अंडरस्को अरे आज तुमने खाना में क्या बनाया है, हम बैठ चुके हैं, खाना तो परोसो। माही घबरा गई लेकिन अपने आप को मजबूत करते हुए कहा अंडरस्को जी। इतना बोल वो माया के पास जाती है और माया को खाना परोसने लगती है। माया मुस्कुरा के खाना खाने लगती है। तभी माया के फोन में एक कॉल आता है। माया ने देखा मोनिका का कॉल है, वो उठा लेती है और बोली अंडरस्को हाँ मोनिका। दूसरे तरफ से कॉल से आवाज आए अंडरस्को मोम, वो मुझसे मिलने आ रही है ग्रीन कैफे में। माया ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। माया ने माही को देखा जो काम कर रही थी। माया ने उसे देखते हुए कहा अंडरस्को बात करो उससे और जैसे भी करके कन्विंस करो और जल्दी इस घर में लाओ। मोनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा अंडरस्को ओके मॉम मैं कोशिश करूंगी। माया ने कहा अंडरस्को कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। मोनिका ने हाँ कहा और सामने कार से उतरती लड़की को देखने लगी जो सच में बहुत खूबसूरत थी। मोनिका ने उसे बिना कोई भाव के देखा। वो लड़की खुश होकर मोनिका को देखती है और मोनिका के गले लग गई और उससे गले लगने बाद सामने के टेबल में बैठते हुए खुशी से बोलेगी अंडरस्को हे मोनिका कितने दिनों बाद यार, कहाँ थी तुम। मोनिका ने फीकी मुस्कुरा के साथ कहा अंडरस्को कहीं नहीं, मैं अमेरिका में थी कुछ सालों से। वो लड़की बोली अंडरस्को अच्छा अच्छी बात है, मैं तो अकेली ही पड़ गई थी यार, अब तुम आ गई हो मजा आएगा। वैसे मैंने युवराज से भी बात नहीं की है कुछ दिनों से, कैसा है वो। मोनिका ने उसे देख कहा अंडरस्को ठीक नहीं है त्रिशा। हाँ ये लड़की थी त्रिशा, युवराज की गर्लफ्रेंड, जिसे मोनिका ने चेन्नई से यहाँ बेंगलो बुलवा लिया था। त्रिशा हैरानी से बोली अंडरस्को व्हाट, युवराज को क्या हुआ। मोनिका ने कहा अंडरस्को तुम्हारे जाने के बाद युवराज की अचानक से शादी हो गई। त्रिशा हैरान रह गई और बोली अंडरस्को व्हाट, कैसे, मुझे युवराज ने क्यों नहीं बताया। मोनिका ने पूछा अंडरस्को क्या तुम्हें नहीं पता था। त्रिशा ने कहा अंडरस्को नो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो कुछ दिनों के लिए चेन्नई गई थी मेरी मूवी की शूटिंग के लिए। मोनिका उसे देख कहा अंडरस्को ओह सच में, तो तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था। त्रिशा ने हैरानी से कहा अंडरस्को नो मोनिका, मैं तो युवराज से बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्यों उससे ब्रेकअप करूंगी। मोनिका ने कहा अंडरस्को सॉरी त्रिशा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा तुम दोनों ने ब्रेकअप हो गया इसलिए युवराज ने शादी की होगी। त्रिशा ने कहा अंडरस्को नो मोनिका आई लव हिम, बट उसकी शादी कैसे हो गई। त्रिशा ने रोते हुए कहा। मोनिका समझ गई कि वो नाटक कर रही है। बात ये थी कि मोनिका और त्रिशा बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे एक टाइम में, इसलिए वो त्रिशा के रग रग से वाकिफ थी। फिर उसने परेशान होते हुए कहा अंडरस्को वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन त्रिशा युवराज तुम्हारे जाने के बाद। त्रिशा को जैसे ये सुनना हो वो बोली अंडरस्को सच में,
तो मोनिका ने कहा अंडरस्को हाँ वो बिल्कुल बदल गया है त्रिशा प्लीज उसे उसके पास जाकर उसे ठीक करने में उसे पहले जैसा करने में ठीक करो। त्रिशा मोनिका की बात सुन बोली अंडरस्को लेकिन कैसे मोनिका युवराज को शादी हो चुकी है उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर युवराज के करीब गई तो। मोनिका ने कहा अंडरस्को अरे युवराज की शादी जिससे हुई है वो बहुत ज्यादा भोली है त्रिशा हम उसे डाइवोर्स के लिए मना लेंगे। त्रिशा फिर भी कहा अंडरस्को लेकिन। मोनिका ने कहा अंडरस्को लेकिन कुछ नहीं त्रिशा यू लव युवराज ही लव्स त्रिशा अब इससे ज्यादा क्या जो सकता। त्रिशा ने स्माइल किया और कहा अंडरस्को हाँ पर तब युवराज की न्यू वाइफ का क्या होगा। मोनिका ने कहा अंडरस्को कुछ नहीं हम उसे पैसे देकर चले जाएंगे। त्रिशा कुछ नहीं कहा लेकिन वो अंदर से बहुत खुश थी। युवराज अभिमानन एंटरप्राइज में था और अपने साथ दिनेश के साथ कुछ बात कर रहा था और कुछ काम कर रहा था तभी ही उसके केबिन का डोर झट से खुला ऐसे खुलने से युवराज और दिनेश दोनों हैरानी से देखने लगे। युवराज ने सामने की ओर हैरानी से कहा अंडरस्को मान्या क्या हुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो। मान्या जो अंदर आ रही थी उसके चेहरे में गुस्से के भाव थे उसने जल्दी से युवराज के पास गई और अपना फोन निकाल के दे रही थी और गुस्से से बोली अंडरस्को त्रिशा यहाँ क्या कर रही है युवराज। मान्या की बात सुन युवराज हैरान रह गया और पूछा अंडरस्को व्हाट त्रिशा वो भी यहाँ बेंगलुरु में। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया। युवराज ने जल्दी से मान्या का फोन लेता है और देखता है वो सही बोल रही है त्रिशा जो है मोनिका के साथ बैठी कुछ बात कर रही थी। युवराज ने उसे देख कहा अंडरस्को मोनिका इसके साथ क्यों है। मान्या ने युवराज से फोन लेते हुए कहा अंडरस्को प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम्हारी शादी माही से हो चुकी है और त्रिशा भी माहिरा को जानती है। हाँ उसका चेहरा सर्जरी के बाद काफी हद तक अलग दिखता है लेकिन काफी हद तक वो उसे शायद पहचाने में दिक्कत हो लेकिन अभी तुम्हें उसे लेकर प्रोटेक्ट रहना होगा। युवराज ने गहरी सोच लेकर बोला अंडरस्को हम बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है ब्लास्ट में माही के चेहरे को ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसे अपने चेहरे से हल्का मिलता जुलता बना दिया। मान्या ने कहा अंडरस्को हाँ उस ब्लास्ट के बाद माही की जिंदगी मौत के करीब थी जिसके कारण मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा था कि त्रिशा ने माही का चेहरे को अच्छे से देखा था वो तो माही को हमने वहां से जैसे भी करके निकाल दिया था और माही के चेहरा आधा डैमेज हो गया था। मैं माही की जिंदगी को बर्बाद होने नहीं दे सकती थी इसलिए मैंने अपने टीम से बेस्ट डॉक्टर्स हायर किए थे मैंने अपने डॉक्टर्स से माही की बेस्ट सर्जरी करवाई थी और उन्होंने माही की सर्जरी बहुत अच्छी की थी। आई डोंट नो उसका चेहरा मुझसे क्यों मिलने लगा। युवराज ने मान्या को देख कहा अंडरस्को क्या तुमने माही को पहले कभी देखा था। मान्या ने उसे देख कहा अंडरस्को नहीं बस एक फोटो में देखा जहां युवराज ने उसके फोटो को पॉइंट किया हुआ था उसी से मुझे पता चला कि वो उसे टारगेट कर रहा है। युवराज ने हाँ में सिर हिलाया दोनों बहुत गंभीर हो गए थे। तभी युवराज ने दिनेश को देखकर कहा अंडरस्को दिनेश। दिनेश अंडरस्को ये सर। युवराज ने कहा अंडरस्को मैंने जो अमन को पकड़ा हुआ है उसे जल्दी से मेरे चैम्बर में लेकर आओ। मान्या ने जब अमन सुना तो हैरानी से पूछी अंडरस्को कौन अमन। युवराज ने कहा अंडरस्को अमन राजवंशी त्रिशा का आदमी है। मान्या ने पूछा अंडरस्को तो तुमने उसे क्यों पकड़ा हुआ है। युवराज ने कहा अंडरस्को वो मेरी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा था इसलिए मैंने उसे पकड़ा हुआ है त्रिशा का प्लान जानने के लिए। मान्या ने पूछा अंडरस्को कैसा प्लान। युवराज ने कहा अंडरस्को त्रिशा पर मुझे पहले से शक था एंड आई नो उसे पहले से पता था कि मेरी शादी हो रही है फिर भी वो रुकी हुई थी इसका मीनिंग यही है कि वो कुछ प्लान करके यहाँ आई है। मान्या भी सीरियस हो गई और बोली अंडरस्को मतलब कि त्रिशा का कोई और प्लान है। युवराज थोड़ा और सीरियस होकर बोला अंडरस्को लेकिन मोनिका और मोम को उसके बारे में नहीं पता है। वो दोनों तो शायद मुझे काबू करने के लिए त्रिशा को ला रहे होंगे। मान्या भी युवराज के बात पर एग्री होते हुए बोली अंडरस्को हाँ ये तो मैं मोनिका और त्रिशा को एक साथ देखते ही समझ गई थी लेकिन त्रिशा का कोई प्लान है ये तुम्हें कब पता चला। युवराज ने गहरी सोच से बोला अंडरस्को ये तो शायद 5 सालों से उसका कोई प्लान है। मान्या हैरान रह गई और बोली अंडरस्को व्हाट और तुम मुझे अब बता रहे हो। युवराज ने सीधे बैठते हुए कहा अंडरस्को मैं पहले कंफर्म नहीं था लेकिन उसके कुछ बिहेवियर से मुझे लगा जरूर था। मान्या ने कहा अंडरस्को कैसा बिहेवियर। युवराज ने उसे देखकर कहा अंडरस्को कुछ अजीब सा आई थिंक युवराज से ये बात जुड़ा हुआ है और माहिरा से भी।
मान्या युवराज की बात सुन हैरान थी। वो बोली, अंडस्को माहिरा से कैसे? युवराज ने कहा, अंडस्को तुमने मुझे कहा त्रिशा माहिरा को जानती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो किसकी बात करती थी। मान्या ने गंभीरता से पूछा, अंडस्को कैसी बातें? युवराज एक सांस ली और कहा, अंडस्को मेरी नौकर। मान्या कंफ्यूज हो गई, अंडस्को व्हाट, कैसी नौकर? युवराज ने कहा, अंडस्को पता नहीं, बस 3-4 बार उसने पूछा था उसकी अगर नौकर अभी जिंदा होती तो मजा आता। मुझे तब समझ नहीं आया था क्योंकि वो पूरी बात नहीं करती थी। देख कहा, अंडस्को तो तुमने उससे बात जानने की कोशिश नहीं की थी, अभी तुम ही युवराज हो। युवराज ने मान्या को देखकर कहा, अंडस्को मैं अगर ऐसा करता तो शायद उसे शक हो जाता और मैं ऐसे होने नहीं देता। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और सीरियस होकर बोली, अंडस्को अब तुमने क्या सोचा है, क्या करने वाले हो इस बारे में? युवराज ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, अंडस्को बहुत खतरनाक चीज, जिसे त्रिशा सोच भी नहीं सकती। मान्या ने उसकी बात सुन गहरी सांस ली और कहा, अंडस्को ओके बी केयरफुल। इतना कह वो वहां से जाने लगी। तभी मान्या पीछे मुड़ के कहा, अंडस्को वैसे तुमने ओबोरॉय कंपनी को कब बर्बाद करने वाले हो? युवराज ने ये सुना तो हैरान रह गया और पूछा, अंडस्को ओबोरॉय कंपनी? मान्या ने कहा, अंडस्को हाँ, माही के इंसल्ट का बदला कब लोगे जो मानव की शादी में माही की हुई थी? युवराज हैरानी से पूछा, अंडस्को तुम्हें कैसे पता चला? मान्या ने हाथ बांधते हुए कहा, अंडस्को मैं बहन हूँ तुम्हारी, ऊपर से माही की आधी जिम्मेदारी मेरी है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी ना। युवराज ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को यार तुम मेरी जासूसी कर रही हो। मान्या ने प्यार से कहा, अंडस्को नहीं, ख्याल रख रही हूँ, नहीं तो कभी कभी तुम्हारी बेवकूफियों से कुछ गलती न हो जाए। युवराज ने जब ये सुना तो बोला, अंडस्को अरे मैंने कौन सी बेवकूफी की? हाँ। मान्या युवराज की चेहरा देख हंस पड़ी और बोली, अंडस्को यही कि तुम इतने काबिल होकर भी अकल कुछ सालों बाद आए, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम अभी उस माया और आनंद के सिर्फ एक खिलौना होते। युवराज ने मान्या की बात सुनी और गहरी सोच में चला गया। सच में खिलौना, ये शब्द शायद उसी के लिए ही बना था। उसके साथ जो हुआ था वो शायद ही किसी और के साथ हो। अगर मान्या ने उसे अपने साथ नहीं रखती तो उसकी जिंदगी अभी शायद मरने वाली होती। युवराज को खोए हुए देखकर मान्या ने कहा, अंडस्को अब अपने बारे में बुरा मत सोचो युवी, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, खुद की लड़ाई लड़ना है। युवराज ने सिर उठा के मान्या को देखा जो उसके पास आकर उसके बाल सहला रही थी। वैसे मान्या युवराज से उम्र में सिर्फ 1 साल छोटी थी, लेकिन युवराज को एक छोटे भाई जैसे प्यार करती थी। युवराज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, उसने हाँ में सिर हिलाया। मान्या ने भी स्माइल दी और भी जल्दी से बोली, अंडस्को अच्छा मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी मैंने आरिफ को कुछ बताया नहीं है। युवराज ने आरिफ का नाम सुना तो बोला, अंडस्को अच्छा तुम्हारे उस पति पंडित को, वैसे वो पंडित है ये बात पर तुम्हें शक नहीं होता? मान्या ने जब युवराज की बात सुनी तो बोली, अंडस्को अब होकर भी फायदा नहीं है, शादी तो हो चुकी है, निभाना तो पड़ेगा चाहे उसकी कोई भी आइडेंटिटी हो। युवराज मान्या की बात सुन जोर जोर से हंसने लगा, मतलब साफ था उसे समझ आ चुका था उसकी तरह मान्या भी आरिफ की आइडेंटिटी खोजने में असफल हुई है। वो बोला, अंडस्को ओहो, मतलब द ग्रेट माफिया क्वीन अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी खोजने में परेशानी हो रही है। मान्या ने घूर के युवराज को देखा और कहा, अंडस्को देखो मजाक मत उड़ाओ वरना तुम एक मजाक बनकर रह जाओगे। मान्या की धमकी सुन युवराज डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, अंडस्को अरे मैं तो डर गया, एक काम क्यों नहीं करती, यही धमकी देकर अपने उस पति पंडित से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछ लो। मान्या युवराज को घूर के देखा और कहा, अंडस्को तुम ना अपने वाइफ पर ध्यान दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है ओके। युवराज मान्या की खिंचाई कर बड़ा खुश था। मान्या ने कहा, अंडस्को अब मैं चलती हूँ। युवराज ने हाँ में सिर हिलाया और बाय कह दिया। वही दूसरी ओर एक जगह एक शख्स जो एक आदमी को बहरमी से मार रहा था, उसकी बस पीठ दिख रही थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां आदमी जाने से पहले 100 बार सोचे। वो आदमी कुछ बोला, अंडस्को प्लीज लीव मी प्लीज। वो शख्स उसे मारते गया। तभी एक आदमी आया और उस शख्स को रोकते हुए बोला, अंडस्को रेविल प्लीज स्टॉप दैट। वो शख्स मुड़ गया, उसके चेहरे पर एक आधा कटा हुआ मास्क था लगा हुआ था और उसके बाल कंधों तक लंबे थे।
उसने एक बड़ी सी जैकेट पहनी हुई थी जिससे उसकी बॉडी की शेप कुछ खास समझ नहीं आता था। वो अभी बहुत खतरनाक आंखों से उस आदमी को देखते हुए बोला, अंडरस्को व्हाई आई स्टॉप ईट हमम। वो आदमी बोला, अंडरस्को बस करो रेविल, तुम्हें भी पता है ये आदमी ने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा नाम किसी और ने खराब की है, और अमेरिका में लोग तुम्हारा काम अब चल नहीं रहा है। हाँ, रेविल अमेरिका का एक बहुत बड़ा माफिया। अमेरिका में रेविल का बड़ा राज था। उससे लोग बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन कुछ सालों में उसका खौफ अब धीरे धीरे कम हो रहा था, जिसके कारण उसके बहुत से डील्स रुक गए थे। रेविल ने उस आदमी को छोड़ा और उस आदमी के पास जाकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को क्या बकवास कर रहे हो। वो आदमी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा था। वो बोला, अंडरस्को यही कि तुम्हारा राज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तुम अब संन्यास ले लो। रेविल गुस्से उस आदमी का नाम लेते हुए बोला, अंडरस्को रॉनी। रॉनी जो उस आदमी का नाम था, वो अपने कान बंद कर लेता और कहता है, अंडरस्को यार चिल्लाना बंद करो साला, पहले तूने ही उस नायर इंडस्ट्रीज के मालिक लड़करा था, अब देख क्या हालत हो गई है तेरी। एक काम कर, बोरिया बिस्तर बांध और चल मेरे साथ इंडिया, यहाँ रुक के फायदा नहीं है रे। रेविल गुस्से में बोला, अंडरस्को बकवास बंद करो अपनी। और क्या कहा रेविल, खत्म हो रहा नहीं। रेविल कल भी आबाद था और आज भी आबाद है। रॉनी वही एक चेयर में बैठ गया और पास रखे टेबल में एक एप्पल को उठा के खाते हुए उस आदमी देखने लगा जिसे अभी रेविल मार रहा था। उसे देख वो बोला, अंडरस्को आबाद ऐसे कुछ छोटे मोटे गुंडों की कुटाई करके। रेविल गुस्से में रॉनी को देखकर उसके पास गया और उसकी कॉलर पकड़ के बोला, अंडरस्को बोलना क्या चाहता है, मैं नकारा हूँ, बेरोजगार हूँ। रॉनी घबरा गया और जल्दी से फेक हंसी के साथ बोला, अंडरस्को ना ना, मैंने ऐसा कब कहा जी, आप तो महान हो, इस धरती की शान हो, हम कौन होते हैं आपकी तारीफ में ऐसे शब्द इस्तेमाल करे। रेविल ने ये सुना तो उसको छोड़ दिया, फिर गहरी सोच में पड़ गया और बोला, अंडरस्को आई नो अभी हमारी किस्मत और काम दोनों ही साथ नहीं दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कर कौन रहा है। साला एक बार मिल जाए जिंदगी को, उसका नंगा न कर दिया ना तो मेरा नाम रेविल नहीं। रॉनी ने उसकी बात सुन बोला, अंडरस्को अच्छा ये सब छोड़ और बोल क्या करने वाला है तू। रेविल ने रॉनी को देखा और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को हम इंडिया वापस जाएंगे। रॉनी ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अंडरस्को अरे इंडिया में रहेंगे कहाँ। रेविल ने कहा, अंडरस्को बेंगलो में। और कहा। रॉनी बोला, अंडरस्को तू रियली वहां रहने का सोच रहा है, पता भी वहां की माफिया क्वीन मान्या मानन है अभी। रेविल बोला, अंडरस्को रियली अच्छा, उस आनंद मानन का क्या। रॉनी ने फिर से एप्पल खाते हुए कहा, अंडरस्को अरे वो तो मर गया, वैसे तू टेंशन ले अपने रहने का, वहां तो ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहने वाला हूँ। रेविल ने रॉनी को घूर के देखा और कहा, अंडरस्को साले तू कैसा दोस्त है, अपने दोस्त को अकेले छोड़ के जाने वाला है तू। रॉनी रेविल को देखकर कहा, अंडरस्को भाई वो दिल्ली में है और तू दिल्ली जाएगा, नहीं तो तुझे ले जाके क्या करूंगा, वैसे तू हैंडसम है, कोई ना कोई लड़की पट जाए शायद। रेविल ने कहा, अंडरस्को जब तुझे मेरी सच्चाई पता है तो लड़कियों के नाम क्यों लेता है। रॉनी उसे देखा जिसके चेहरे पर आधा मास्क था लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। उसने ठंडी आहें भरते हुए कहा, अंडरस्को सच्चाई सिर्फ मुझे मालूम है, डोंट वरी। रिवील रोनी को घूरा और चेयर से उठ के उस बेहोश आदमी को पॉइंट करते हुए बोला, अंडरस्को इस आदमी को उसके गैंग में छोड़ दो और ये ऐलान कर दो रेविल अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक में है और इंडिया में है। रॉनी ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, अंडरस्को वैसे मुझे लगता है तुझे इंडिया अपने रियल वाले रूप में ही जाना चाहिए, क्या पता तुझे कोई लड़की न सही लड़के ही पसंद कर ले। रेविल उसे अपने खतरनाक आवाज में कहा, अंडरस्को अगर तू ये बकवास आगे बोला ना तो देख तेरा मैं क्या हाल करूंगा। रोनी डर गया और बोला, अंडरस्को अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस ले लिया। रेविल ने कुछ नहीं कहा और सामने मुंह किया और अपने आधे फेस मास्क को भी खोल दिया, जिसमें उसकी खूबसूरत आंखें दिखने लगी। जहां उसकी सुनहरी आंखें अभी बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही थी, उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को मैं आ रही हूँ। वही दूसरी ओर आरिफ फिर से अपने फोन में घुसा हुआ कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन किसी ने छीन लिया। आरिफ हैरानी से ऊपर देखा जहां मान्या उसे घूर के देख रही थी। आरिफ हकलाते हुए कहा, अंडरस्को वाइफी जी आप यहाँ। मान्या ने उसे देख कहा, अंडरस्को तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रहे हो।
हेलो एवरीवन, आई नो कि पार्ट देने में ने इस बार बहुत लेट कर दिया। बात ये है कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं एंड लगातार एग्जाम होने के कारण मेरे पास पार्ट लिखने का टाइम नहीं था। सॉरी गाइस, एंड मेरे एग्जाम्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं, लेकिन मुझे अपडेट देना जरूरी था, से मैंने कैसे भी करके पार्ट को लिखा। मान्या को सामने देख हमारा बेचारा आरिफ बहुत घबरा गया और मान्या से पूछा, अंडरस्को वाइफी जी आप यहाँ। आरिफ मान्या को देख इतना ज्यादा शोक में था कि वो बेचारा ऐसे ही बैठा रहा। मान्या ने उससे फोन तो छीन ली थी और सर्द आवाज में आरिफ से पूछी, अंडरस्को तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रहे हो। आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तभी मान्या ने उसका फोन देखा, जिसे देख वो हैरान होकर बोली, अंडरस्को ओह अच्छा, तो तुम ये काम भी करते हो। आरिफ मान्या के फोन देखे जाने एम्बारास हो गया। वो जल्दी से अपना फोन छीनना चाहा, लेकिन मान्या उससे भी ज्यादा फास्ट होकर उससे दूर हो गई। आरिफ हैरान रह गया। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को वाइफी के स्किल्स दिन के साथ और भी अच्छे होते जा रहा है। फिर उसने देखा मान्या आराम से वहीं के सोफे में बैठ के कर उसके फोन को चला रही है। ये देखो हैरान रह गया। वो जल्दी से मान्या के पास गया और बोला, अंडरस्को वाइफी जी मेरा फोन वापस दीजिए। मान्या ने कहा, अंडरस्को क्यों, इतनी अच्छी चीजें मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पता चली है, मैं ऐसे कैसे इस महान फोन को तुम्हें दे दूं। मान्या इतना ही कहा था कि आरिफ ने फिर से फोन छीनने की कोशिश की, बट सब बेकार। हमारी माफिया क्वीन उससे भी 2 कदम आगे थी। वो जल्दी से फिर हट गई और आरिफ अचंभे में उसे देखता रहा और बोला, अंडरस्को वाइफी जी प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कीजिए। मान्या ने डेविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहा, अंडरस्को नेवर। इतना बोल वो वहां से तेजी से जाने लगी। वही आरिफ भी कहाँ उसे ऐसे जाने देता, वो भी उसके पीछे पड़ गया और बोला, अंडरस्को वाइफी जी ये क्या बचपना है, मेरा फोन वापस कीजिए, आप किसी के पर्सनल चीजें देख नहीं सकती। मान्या ने उसके फोन को देखते हुए कहा, अंडरस्को हाँ हाँ ये है तुम्हारी पर्सनल चीजें जिसमें मैं भी शामिल हूँ, राइट। इतना बोल वो वहां से भागने लगी। आरिफ भी उसके पीछे भागा। वो दोनों उस स्टडी रूम में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मान्या कभी सोफे चढ़ रही थी, कभी नीचे उतर के आरिफ को फोन दिखा के चिढ़ा रही थी। आरिफ अब गया अपने फार्म पे। उसने अब मान्या जो सोफे खड़े होकर उसको चिढ़ा रही थी, वो चढ़ गया सोफे पर और पकड़ लिया मान्या को। मान्या आरिफ के ऐसे सोफे में चढ़ने से हैरान रह गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले आरिफ ने मान्या से अपना फोन छीन लिया। मान्या बस हैरानी से उसे देखती ही रह गई। लेकिन मान्या भी कहाँ कम थी, उसने दोबारा कोशिश की आरिफ से फोन छीन पाए, लेकिन आरिफ उसको ऐसा कुछ करने नहीं देता। उल्टा वो दोनों ऐसे एक दूसरे के छीना झपटी में सोफे में गिर पड़े। मान्या नीचे थी और आरिफ उसके ऊपर था। मान्या आरिफ को घूर के देख रही थी, जहां आरिफ उसे आंखों के इशारे में उससे जीतने की खुशी जता रहा था। मान्या ने कहा, अंडरस्को ये काम तुम कब से कर रहे हो। आरिफ ने एक बड़ी सी स्माइल साथ के कहा, अंडरस्को जब से आपसे शादी हुई है तब से। मान्या ने खिंच के आरिफ को देखा और कहा, अंडरस्को अच्छा, इसलिए मेरे बचपन के पिक्स, सारे पिक्स तुम्हारे फोन में है। आरिफ ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, अंडरस्को क्या करूं वाइफी जी, आपने जादू ही ऐसा किया है कि ये शरीफ सा भोला पंडित भी आपके प्यारे से चेहरे को मोहित हो गया है। मान्या ने उसकी फर्लटन वाली बातें सुन खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन खुद को खड़ूस दिखाना तो जैसा उसका काम था। वो उस पर भड़कते हुए बोली, अंडरस्को बकवास बंद करो और मेरे ऊपर से। मान्या की डांट सुन आरिफ का मुंह छोटा सा हो गया। बेचारा अपने वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी में पहली बार फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी को ये रास ही नहीं आ रहा था। यही सोच उसने मान्या को घूरा और अपने मन में मान्या को कोसते हुए बोला, अंडरस्को खड़ूस कहीं, जरा भी अपने पति पर प्यार नहीं आता। वही मान्या आरिफ को अभी भी उठते नहीं देख बोली, अंडरस्को अब क्या माइक्रोफोन लाओ तब सुनोगे, उठो जल्दी मेरे ऊपर से। आरिफ अभी भी नहीं उठा। मान्या हैरानी से आरिफ को देखती रही और सोची आज इसे क्या हुआ है। वो बेचारी आरिफ के नीचे दबी पड़ी थी, लेकिन हमारा आरिफ को पता नहीं मान्या के ऊपर से न उठने का कौन सा नशा चढ़ा था। मान्या ने अब आरिफ को धक्का देना चाहा, लेकिन आरिफ ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मान्या आरिफ को हैरानी से देख रही थी, जहां आरिफ अपने सुंदर नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। मान्या पूछा, अंडरस्को क्या कर रहे हो आरिफ। आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया और मान्या को देखता रहा। मान्या को बड़ा अजीब लगा। उसने फिर से कहा, अंडरस्को आरिफ हटो ऊपर से, मेरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आरिफ ने धीरे से कहा, अंडरस्को शशिश, मुझे डिस्टर्बनेस पसंद नहीं है वाइफी जी।
आरिफ ने अपने गहरे नीले आंखों से मान्या को ध्यान से देखा और वही मान्या आरिफ के ऐसे अजीब बिहेवियर से हैरानी हो रही थी। कुछ मिनट आरिफ उसके ऊपर से उठ गया। मान्या तब से आरिफ को ही नोटिस कर रही थी। आरिफ रूम के बाहर जाने लगा तभी पीछे से मान्या की सर्द आवाज आए, अंडस्को क्या वो राज है जिसे तुम सबसे छुपा रहे हो? आरिफ पीछे मुड़ा और मान्या को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आरिफ मान्या के पास आया और बोला, अंडस को सबसे छुपाना होता तो आपसे शादी नहीं होता, क्योंकि वो राज आप ही मेरे लाइफ में। आरिफ की बात सुन मान्या का पूरा दिमाग घूम गया। राज, वो भी मान्या। आरिफ की क्या था ये बंधन, क्या ये शादी उसने नहीं की थी? लेकिन आरिफ की बात सुनकर तो उसे अपनी ही शादी एक अलग मोड़ पर आकर घूमते हुए महसूस हो रहा था। आरिफ वहां से कब का चला गया था, लेकिन मान्या के मन में एक सवाल छोड़ दिया उसने उसके मन में। वही बाहर आकर आरिफ जल्दी से अपने रूम में गया और वॉशरूम में चला गया, जहां आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा देखा। फिर उसने अपने आंखों को देखा, जहां उसके नीली खूबसूरत आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी। उसने अपने आंख को ध्यान से देखा और अपने चेहरे पर बिना कोई भाव के अपने आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकाला, जिससे आरिफ की गहरी नीली आंखें अब साफ दिखाई दे रही थी, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आरिफ ने उस कॉन्टैक्ट लेंस को बड़े ध्यान से अपने एक बॉक्स में रखा, जो बॉक्स बड़ा अजीब सा था, जहां उस बॉक्स में कुछ लाइट्स चमक रही थी और बॉक्स के जैसे ही लाइट बंद हुई, बॉक्स के साइड ने एक साइड खुल गया और उसमें एक छोटा सा चिप था, जिसे आरिफ ने बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने उस चिप को देख के कुछ सोचने लगा। कुछ समय पहले आरिफ, जो जैसे ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट से आया था, वो सीधा मान्या के स्टडी रूम में चला गया था और उसने अपने आंखों एक लेंस भी लगा रखा था। आज यही कारण है कि वो वहां गया था। वो जल्दी से मान्या के लैपटॉप के सामने बैठ गया और अपनी हाथों को तेजी से कीबोर्ड में चलाने लगा। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिससे उसके चेहरे कोई भी बता सकता था आरिफ कुछ ऐसा काम कर रहा जिसे शायद कुछ ऐसा हो जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। आरिफ को तभी किसी के आने की आहट सुनाई दिया, जिससे वो अलर्ट हो गया और जल्दी से मान्या के लैपटॉप को बंद कर वही के सोफे में बैठ गया और अपने फोन में जो उसने फोटोज ली थी मान्या की बचपन की, उसे अपने फोन में लगा के देखने लगा। ये सब फोटोज उसने मान्या के ऑफिस में ही ले ली थी। तभी मान्या अंदर आ गई। मान्या के आते ही आरिफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। प्रेजेंट टाइम में आरिफ उस चिप को देख रहा था, जिसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिसके बारे किसी को नहीं पता था। वही मान्या अपने स्टडी रूम में बैठी बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके फोन में एक मेल आया। मान्या ने अपने फोन को देखा और उस मेल को उसने जल्दी से अपने लैपटॉप में फोन को कनेक्ट किया और देखने लगी कि क्या आया है। मेल नायर इंडस्ट्रीज की थी, उसमें सब इन्फॉर्मेशन थी। मान्या ने बड़े ध्यान से उस मेल को पढ़ा, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे उसे शक हो कि आरिफ नायर इंडस्ट्रीज से जुड़ा हो सकता है। बात ये थी कि उसे नायर इंडस्ट्रीज से आरिफ को इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि मान्या ने जब मिस्टर रंजीत नायर को देखा है, जो कुछ हद तक आरिफ की तरह ही दिखते हैं, जिसके कारण आरिफ पर मान्या को शक हो रहा था। लेकिन इतनी छानबीन करने के बाद भी अगर उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था, उसने नायर इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना अब छोड़ दिया था। तभी उसके लैपटॉप कुछ अजीब हुआ और अलर्ट का साइन आने लगा। मान्या को बहुत अजीब लगा। उसने कुछ अपने लैपटॉप में किया, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था। मान्या ने कहा, अंडस्को ये क्या हो रहा है, इस लैपटॉप को क्या हुआ? मान्या बहुत कोशिश की, लेकिन उसका वो साइन नहीं गया। गुस्से में उसने लैपटॉप को पटक के बंद कर दिया और रूम से बाहर चली गई, जहां आरिफ आराम से खाना बना रहा था अपने वाइफी के लिए। उसके चेहरे पर अभी एक स्माइल थी, जैसे कि उसने कुछ अचीव कर लिया है। मान्या आरिफ को ऊपर से देख रही थी, जैसे कि वो उसके बारे में कुछ सोच रही हो। वही दूसरी तरफ युवराज ऑफिस से बहुत लेट आया था। वो सीधा किचन में गया क्योंकि उसे रियली बहुत भूख लगी थी। लेकिन केशव कुछ दिनों के लिए घर से छुट्टी लिया हुआ था, जिसके कारण आज युवराज का कोई वेट नहीं कर रहा था। युवराज किचन में गया ही था, लेकिन जैसे उसने किचन की लाइट जलाई, वहां किसी को देखकर वो डर गया। चिल्ला, अंडस्को हाँ, भूत भूत बजाओ। वही माही, जो पीछे किचन कुछ काम कर रही थी, किसी की चिल्लाने की आवाज सुन घबरा गई और पीछे मुड़ी, जहां बेचारा युवराज डर के मारे भागने ही वाला था। बात यह था कि माही के बाल बहुत लंबे थे और वो कभी भी बाल खोलती नहीं थी, लेकिन आज उसने खोले हुए थे, जिसके कारण उसके बाल के कारण कोई भी उसे भूत ही समझ लेता। वो भी हॉल्स की आधी से ज्यादा लाइट्स तो बंद ही थी और युवराज ने भी किचन मैन लाइट के नहीं जलाया था, इसलिए वो माही को भूत समझ रहा था।
वही माही ने जब देखा वो युवराज है तो वो जल्दी से उसके पास जाने लगी। नहीं, युवराज तो था भूतों से डरने वाला फटू। वो माही के पास आने से और डर गया और पीछे जाने लगा और बोला, अंडस्को देखो रहो मुझसे, मुझे बहुत से भगवान के पाठ आते हैं। एक एक मंत्र बोलूंगा तुम भूत गायब हो जाओगी। माही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि युवराज बोल क्या रहा है। वो जल्दी से उसके पास जाने लगी तो युवराज का डर और बढ़ गया। पीछे पीछे चलने लगा और भागने का रास्ता खोजने लगा। माही जो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके हाथ से साइड स्लैब से एक कांच की प्लेट जो थी वो गिर गया, जिससे वहां जहां कोई नहीं था उस शनाते में उस प्लेट की आवाज बहुत तेज गूंजी। वही युवराज बेचारा इतना तेज डरा कि उसने तेज चिल्ला दिया। वही जो सब सोए हुए थे वो सब उठ गए और हैरानी से सोचने लगे कि हुआ क्या। वही नीचे माही अपने कान में हाथ रख ली थी, क्योंकि युवराज ने इतनी तेज जो चिल्लाया था उसने अपने कान हटाए और कुछ बोलने को हुई ही थी कि माया की आवाज आए, एंड इसको ये क्या हो रहा है यहाँ। माही ने ऊपर देखा जहाँ माया सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी। वही मोनिका भी उसके पीछे पीछे आंख मलते हुए आ रही थी। उसने भी कहा, अंडस्को ये क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। हॉल्स की लाइट ऑन हो गई थी और किचन माही अभी वही हाथ में एक प्लेट पकड़े खड़ी हुई थी। वही युवराज डर के मारे कब का हॉल में आ गया था। वो अपने आप उन लोगों के सामने मजबूत करते हुए कहा, अंडस्को वो पता नहीं मोम, वो किचन में कोई है और मैंने बस चिल्ला के पूछा कौन है। मोनिका युवराज की बात सुन बोली, अंडस्को इतनी रात को कौन होगा वहां पर, सारे सर्वेंट्स तो अपने क्वार्टर्स में होंगे, अभी कौन है किचन में, कहीं भूत तो नहीं। भूत का नाम सुन युवराज फिर से घबराने लगा। तभी माया बोली, अंडस्को क्या बोल रही हो मोनिका, ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूर कोई होगा, चलो किचन। मोनिका ने कहा, अंडस्को ओके। युवराज नहीं गया, वो वहीं रहता है, उसे मरना थोड़ी ना था भूत के हाथों। वही माही अंदर किचन में घबरा रही थी, अब वो क्या करे। तभी माया ने चिल्ला के कहा, अंडस्को कौन है अंदर। माही और घबरा गई बेचारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माया ने फिर से कहा, अंडस्को यहाँ आओ, कौन है अंदर। माया के बार बार बोलने से माही को खुद को मजबूत करके जाना पड़ता है। जैसे कि किचन के डीम लाइट में कुछ खास दिख नहीं रहा था तो माही के लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहा थे, इसलिए वो अंधेरे में इंसान की जगह कुछ और ही देख रही थी। वही माया भी ऐसे किसी काले साए को अपनी तरफ आता देख घबरा रही थी। लेकिन जैसे ही माही बाहर आई उसके लंबे बालों से उसके चेहरे पर बाल चिपक गए थे। लेकिन मोनिका तो उसे कुछ और ही समझ रही थी, युवराज की तरह। तभी मोनिका जोर से चीखी, अंडस्को अहे भूत, भूत बोल। वो युवराज से चिपक गई और वही युवराज को बहादुर होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। माही को देख उसका भी दिल डर से भर गया, बेचारा भागना चाहता था लेकिन क्या करे, मोनिका ने बेचारे को पकड़ा। जो हुआ था वो न भाग सकता था न लड़ सकता था। तब माही ने जल्दी से कहा, अंडस्को नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं माही हूँ। माही की आवाज सुन सबने माही को गौर से देखा। वो माही ही थी। उसने अपने बालों को पीछे करके कहा। वही तीनों हैरान थे कि ये माही इतनी रात को यहाँ भूतों की तरह क्यों घूम रही है। माया ने माही पर गुस्सा करते हुए पूछा, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो माही। माही जो अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए खड़ी थी उसने युवराज की ओर देखा जो खुद उसे घूर के देख रहा था। उसने अपना थूक निगला और कहा, अंडस्को वो मैं कुछ खाने को खोज रही थी, मुझे भूख लगी थी, मैं यहाँ आई थी। माया ने माही को ऊपर से नीचे देखा जहां सच में उसके हाथों में खाने की प्लेट थी, जिसे देख वो और चिढ़ के बोली, अंडस्को अच्छा क्या तुमने शाम में खाना नहीं कहा था, हो आधी रात को अपने बाल खोले यहाँ घूम रही हो। माया डांट सुन माही ने अपने नजरें नीचे करते हुए कहा, अंडस्को माफ कीजिएगा लेकिन मैंने अभी शॉवर लिया है तो बाल अभी गीले हैं मेरे। माया समझ जाती है कि उसने अभी शॉवर क्यों लिया, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और कहती है, अंडस्को ठीक है जाओ अपने कमरे में सोने। माही ने हाँ में सिर हिलाया। वही माया उसको इतना बोल ऊपर चली जाती है। लेकिन मोनिका को सुनाते हुए बोली, अंडस्को इतना डर क्यों रही, तुम ऐसे हरकतें मत किया करो, मुझे उस मनहूस बच्चे की याद आती है। युवराज को देखो किसी से नहीं डरता, वो उसके जैसे बनो समझी। माया ने धीरे से मोनिका को कहा था, लेकिन पास में युवराज भी था जिसने ये बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। वही मोनिका ने अपना सिर नीचे कर लिया और हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मोनिका के चेहरे एक्सप्रेशन ऐसे बता रहे थे जैसे उसे माया की बात अच्छी नहीं लगी हो। वही माया इतना बोल वहां से चली गई। वही नीचे हॉल में अब मोनिका, माही और युवराज ही थे। माया की डांट सुन मोनिका का मूड खराब हो गया। उसने सामने माही को देखा और खुनस निकालते हुए बोली, अंडस्को खुश हो ऐसे भूतनी बन के मुझे डराने का।
अगले बार से अगर मुझे ऐसी दिखी तो सारे बाल काट दूंगी मैं। मोनिका के ऐसे बच्चों जैसे बात सुन माही भी उसे क्या ही बोल उसकी थी, इसलिए वो उसे माफी मांगते हुए कहा, अंडस्को माफ कीजिएगा मोनिका जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मोनिका ने अपने बाल झटके और कहा, अंडस्को ठीक है ठीक है। फिर वो युवराज की और मुड़ के बोली, अंडस्को अपनी वाइफ को समझा दो, पागल जैसे रात को शोवना ले। युवराज ने मोनिका के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मोनिका को उसका नेचर पता था तो वो जवाब का वेट भी नहीं की और अपने रूम में चली गई। वही युवराज ने माही को ऊपर से नीचे देखा, सच उसके घने बालों से वो अभी भूत ही दिख रही थी, जिससे युवराज को उससे अभी भी डर ही लग रहा था। ऊपर माही की सच्चाई धीरे धीरे जैसे वो जान रहा था, तब से उसे माही के सामने जब भी जाता था तो उसके दिमाग में रेड लाइट दिखा देता था कि उसके पास नहीं जाना है, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। बहुत दिनों से युवराज ने माही से एक दूरी बनाई हुई थी, क्योंकि उसे पता था वो चाहकर भी उसका कभी नहीं होगा और अपने छोटे से दिल को ख्वाब वो कभी नहीं दिखाने वाला। यही दिमाग की बात मान वो जल्दी अपने रूम की ओर बढ़ गया। वही युवराज की ऐसे उसको इग्नोर करते जाता देख माही को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके हाथों में जो प्लेट जो उसके हाथ में था वो खुद के लिए नहीं युवराज के लिए खाना गर्म कर रही थी, क्योंकि केशव ने कुछ दिनों के लिए युवराज का ख्याल माही के ऊपर छोड़ के गया था और माही अपने पत्नी धर्म अच्छे से निभाना चाहती थी, इसलिए वो रात तक जगी हुई थी। वो भी युवराज के रूम की ओर गई, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि युवराज क्या सोचेगा उसके बारे में। माही फिर भी हिम्मत करके युवराज के रूम की ओर चली गई। वही युवराज जैसे ही अपने रूम में एंटर किया तभी माही की आवाज आए, अंडस्को सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं तो मैं पास नहीं दे पा रही थी, लेकिन बस अब एक ही सब्जेक्ट की एग्जाम बाकी है तो मैं अब से आपको रोज पास दूंगी, वो भी कल से, और कोशिश भी करूंगी अब से दो दो पास दूं। आई नो आपको ये स्टोरी बहुत पसंद है तो अब से आपकी राइटर दुगनी मेहनत करके आपको रोज दो पास देगी। ओके, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं दूसरे पार्ट में।